Hello guys, welcome again to this discussion on civics class 9th. So guys, जो previous वीडियो था हमारा वो था क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यही था ना? यस, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हम बात करें, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, किसको? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को। यस, वी कंप्लीटेड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो जिसने नहीं देखा है ये प्लीज़ एक बार जाके उसे देख लो, और ये भी देख लोगे तो ऐसा है कि समझ में आ जाएगा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है इसमें जो आपको समझ में ना आए। क्लियर? तो यहाँ तक हो गया था हमने कि और इसके फंक्शंस जानने थे हमें, है ना? सो यस, फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम किसके? इलेक्शन कमीशन के, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के, बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो फंक्शंस कैसे, ये क्या है? फंक्शंस हैं किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ऑफ इंडिया। Clear? So, it supervises the preparation of up-to-date voters list. It makes every effort to ensure that the voters list is free of error. तो ये क्या करते हैं? ये सारे वोटर्स को क्या करेंगे? जैसे अब मान लो 5 साल पहले इलेक्शन हुआ था, और जो भी इंसान 16-17 एज ग्रुप में था, तो वो क्या हो जाएंगे अब 5 साल बाद? एलिजिबल हो जाएंगे वोट के लिए। तो उनको उनकी अपडेट देना किस काम है? इलेक्शन कमीशन का, कि वो सारी वोटर्स लिस्ट क्या बनेंगे? दोबारा बनाएंगे और देखेंगे कि कितने वोटर्स बढ़े हैं एंड ऑल दैट, कि वो सारा कुछ बनाएंगे। और वोटर्स लिस्ट को क्या बनाएंगे? फ्री ऑफ एरर, कि उसमें कोई एरर ना हो। होता है ना कि एक इंसान 2 बार आ जाए, तो वो सब ना हो, इसके लिए क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट डिटरमाइन द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। तो वो क्या करते हैं? टाइमिंग बताते हैं इलेक्शन की, और प्रिपेयर करते हैं क्या? इलेक्शन का शेड्यूल, कि किस डेट पे कहाँ पे इलेक्शन होना है। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। तो नोटिफिकेशन देते हैं वो इलेक्शन का, कि किस समय इलेक्शन होगा, किस डेट पे इलेक्शन होगा। डेट फ्रॉम नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड, कि किस डेट से नॉमिनेशन फाइल हो सकती है, मतलब कि जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो कब से नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन, की लास्ट डेट कब होगी कि अब आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम पेपर देते हैं कोई, तो उसमें एक डेट होती है कि आप 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक क्या कर सकते हो? फॉर्म भर सकते हो। तो उस हिसाब से यहाँ भी यही होता है, डेट फ्रॉम नॉमिनेशन और लास्ट डेट होती है। तो एंड लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि हम बात करें कड़ी परीक्षा, एक तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, या हम बात करें कि उसको ढंग से देखा जाता है, उसकी तरीके से उसकी जांच होती है, तो उसको कहते हैं क्या? स्क्रूटनी। स्क्रूटनी वर्ड ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केसेस में यूज़ होता है। ठीक है, सो लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी मीन्स कि उस कैंडिडेट की जिसने भी फाइल की है नॉमिनेशन, उसकी सारी जांच होगी, एंड अगर उसके कोई दिक्कत है तो उसको निकाल दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, कि जो कैंडिडेट आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। एंड डेट ऑफ पोलिंग एंड काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एंड क्या करते हैं वो? डेट पोलिंग की, काउंटिंग की, कि कब वोट डलेंगे, कब काउंटिंग होगी और कब रिजल्ट निकलेगा, वो सारा चीज़ कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो सारी डेट्स हम बात करें, सारी डेट्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की डेट्स। ठीक है, एंड हम बात करें थर्ड पॉइंट की। सो द कमीशन हैज़ पावर टू टेक डिसीजंस टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर पोल। सो कमीशन के पास पावर होती है कि वो डिसीजन ले सकें फ्री और फेयर पोल कराने के लिए। तो ये क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इलेक्शन, किसी कंट्री का भी और एक स्पेसिफिक स्टेट का और कॉन्स्टिट्यूंसी का भी। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो हालात हैं वो सही नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शन को पूरी कंट्री का, और वो चाहें तो किसी स्टेट का, और वो चाहें तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का। और रिकाउंट ऑफ वोट भी कर सकते हैं, कि अगर वोटिंग में कोई मिस्टेक होती है तो दोबारा से बोल सकते हैं कि आप दोबारा से रिकाउंट करो। तो यस, ये सारी पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट सिंबल टू ईच ऑफ देम। तो हम सोचते हैं ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी खुद से सिंबल चुनती है, नहीं, इनको सिंबल प्रोवाइड करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इनको सब सिंबल प्रोवाइड करते हैं और रिकॉग्निशन प्रोवाइड करते हैं। द कमीशन हैज़ वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। तो इनके पास खुद का बहुत कम स्टाफ होता है, बिकॉज अगर ज़्यादा स्टाफ होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी? डिवाइड हो जाएंगी, करप्शन बढ़ जाएगा। बिकॉज जितने ज़्यादा बड़ा सिस्टम, उतना ज़्यादा इनएफिशिएंसी मीन्स करप्शन। ठीक है,
बिकॉज वो छोटा फिर करप्शन करेगा, फिर ऊपर लेवल आता है तो करप्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो उनका क्या होता है, बहुत कम लेवल होता है, मतलब लिमिटेड स्टाफ होता है, लेकिन जैसी इलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो क्या होता है, कंट्रोल कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, मीन्स उनके वो डीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो उसके नीचे वाले स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, सो वो उनको हायर कर सकते हैं। And the next topic and the last point is the election commission can transfer the officers or stop their transfer. It can take action against them for failing to act in non-partisan manner. तो ये क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑफिसर का ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र रुकवा भी सकते हैं, ठीक है। और मान लो अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसको पैसे दे रहा है, ब्राइब दे रहा है, तो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो उसका ट्रांसफ़र करवा रहा है, सो उसका ट्रांसफ़र रुकवा सकते हैं। और अगर वो ब्राइब ले रहा है तो उसका ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं, समझ रहे हो। अगर ब्राइब वो ले रहा है तो उसका ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, और अगर ब्राइब नहीं ले रहा है तो उसका ट्रांसफ़र रोक देंगे, ठीक है। सो दोनों पावर हैं इसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। क्रेडिबिलिटी ऑफ कमीशन ओवर द ईयर्स। क्रेडिबिलिटी मतलब हम बात करें कि कितनी इफेक्ट है, इफेक्ट बोल सकते हैं हम कि क्या इफेक्ट पड़ा है, किस तरह से इफेक्ट इंक्रीज हुआ है कमीशन का इतने सालों में, ठीक है। So over the year, it has acted in an impartial and unbiased manner in order to protect the sanctity of the electoral process. तो इन्होंने क्या किया, एक अनबाइज्ड मैनर में क्या किया, काम किया है, और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको फ्री एंड फेयर बनाया है, कहाँ, इंडिया में। बट हाँ, अभी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कि होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अल्कोहल का, पैसे बांटे जाते हैं, बट वो उतने, हम बात करें, अगर हम पूरी स्टेट की बात करें तो यस, ये वर्क करता है, ये फ्री बनाता है इलेक्शंस को। It is widely agreed that the election commission is more independent and assertive now that it was till 20 years ago. So क्या है ये इलेक्शन कमीशन, क्या है, इज मोर इंडिपेंडेंट, मतलब पहले क्या थी, वो इंडिपेंडेंट थी 20 years ago, मतलब 20 साल पहले क्या थी, वो बहुत इंडिपेंडेंट थी। बट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके लिए एक ये क्रिटिक्स भी है कि वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को क्या कर रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन के बीच में, ऑटोनॉमी में बीच में क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हेयर इंटरफेयर कर रहे हैं, सो वो क्या है, गलत है, ठीक है, ये गलत है। सो बिकॉज इट स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पावर्स को क्या किया है, पूरा अच्छे से मेंशन कर रखा है, हम बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। So election commission has faced many difficult situations such as holding election in military affected area like Assam, Punjab and Jammu और कश्मीर। So जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत सारी डिफिकल्ट सिचुएशन में इलेक्शन करवाती है, जैसे इलेक्शन करवाते हैं मिलिट्री अफेक्टेड एरियाज में, फॉर एग्जांपल असम हो गया, पंजाब हो गया, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो रहे हैं। सो ये क्या है, बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। एक बार अगर इलेक्शन पोस्टपोन कराना भी बहुत बड़ी बात है, विद इन 1 year इलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचते कि वोटर्स लिस्ट दोबारा बनानी है, सब कुछ, नॉमिनेशन फाइल होने, लास्ट डेट वगैरह वगैरह, सो बहुत सारा काम होता है इनके पास। तो यस, बहुत अच्छा काम करते हैं। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तो कैंडिडेट हर कोई अप्लाई कर सकता है क्या, यस अप्लाई कर सकता है, बट उसको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में। सो क्या क्या स्टेप्स हैं फाइल करने के नॉमिनेशन, तो ये हम पढ़ेंगे। अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यू डायरेक्शन दी है कि कौन कौन फाइल कर सकता है या डिक्लेयर कर सकता है। सो एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स, ठीक है। सो उसको लीगल डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और उसको अपनी फुल डिटेल्स देनी पड़ेगी। फुल डिटेल्स मीन्स नाम पता नहीं, फुल डिटेल्स मीन्स कि उसका कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। क्रिमिनल केस मतलब उसने कोई उसके ऊपर चार्ज तो नहीं है, या ऑफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, ठीक है, तो क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। डिटेल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट मीन्स कि उसके कितने सोर्स हैं इनकम आने के, लायबिलिटी मीन्स कितना कर्जा है उसके ऊपर, तो सारी चीज़ कैंडिडेट और उसकी फैमिली पर भी, ठीक है, क्या एसेट्स हैं और क्या लायबिलिटी है उसकी फैमिली पर, ठीक है, या फिर उस पर, तो सब कुछ आता है उसमें, कैंडिडेट पर भी, कैंडिडेट की फैमिली के भी, क्या एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब कितने इनकम के सोर्स है और कितना उस पर कर्जा है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगते हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक। ये क्या होनी चाहिए, पब्लिकली इसको अनाउंस करनी पड़ेगी, बिकॉज पब्लिकली जब तक अनाउंस नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा पीपल्स को, नॉर्मल पीपल्स को, कि इसकी हम इसको क्यों चुने, जब तक वो अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताएगा या बताएगा नहीं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो उसको कैसे हम बात करें कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसका होना चाहिए ना सिलेक्ट करने के लिए भी। सो यस, देयर आर समथिंग।
So according to our election law, no party or candidate can bribe or threaten law. तो कोई भी कैंडिडेट जो है वो किसी भी वोटर को धमकी नहीं दे सकता और घूस नहीं दे सकता, अपील टू देम, और उनको कास्ट और रिलीजन के नाम पे अपील नहीं कर सकता वोट देने के लिए, और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज यूज नहीं कर सकता फॉर इलेक्शन कैंपेन। फॉर एग्जांपल अगर एक जो हेलीकॉप्टर है या ट्रेन है या कुछ भी है, एक कार है, अगर वो कोई इंसान अपने पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है तो वो क्या है, गवर्नमेंट रिसोर्स, आप उसको यूज नहीं कर सकते फॉर इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, सो ये थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज स्पेंड मोर देन 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election और ₹10 in a constituency in an assembly election. So 25 लाख एक लिमिट है किसकी, कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन की, फॉर लोकसभा, एंड असेंबली इलेक्शन के लिए 10 लाख। सो गाइज ये बहुत कम है अगर देखा जाए, बिकॉज ये पैसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये तुरंत खर्च हो जाते हैं। हम सबको पता है कि इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, तो ये बताने वाली बात नहीं। बट अकॉर्डिंग टू लॉ सिर्फ 25 लाख रुपए खर्च होने चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, और 10 लाख रुपए असेंबली इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन बात करें तो। सो इफ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन दे हैव डिक्लेयर इलेक्टेड। तो अगर वो इनमें से कुछ भी करते हैं ऐसा, तो उनका जो हम बात करें नॉमिनेशन है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा कि अब आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। इन एडिशन टू डेट ऑल पार्टी शुड हैव टू एग्री ऑन मॉडल ऑफ कंडक्ट। तो उन सब जितनी भी पार्टीज लड़ रही हैं उन सबको एग्री होना पड़ता है किस पे, मॉडल ऑफ कंडक्ट पे। अभी मॉडल ऑफ कंडक्ट क्या होता है? So according to model of conduct, no party or candidate can use any government vehicle, aircraft and office for election. So election के पर्पज से कोई भी व्हीकल, एयरक्राफ्ट और ऑफिस यूज नहीं कर सकता गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर इलेक्शन, फॉर देयर ओन पर्पज वी कैन से। ठीक है, तो मॉडल ऑफ कंडक्ट में ये आता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या आता है, यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। और कोई भी वर्शिप वाला प्लेस, मतलब मंदिर हो गया, मॉस्क हो गया, कोई भी जगह ऐसी यूज नहीं कर सकता अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा को के लिए। सो बट हमारे मोदी जी पहुंच गए थे वाराणसी, ठीक है। सो बट ये क्या है, ये मॉडल ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। Once election are announced, ministers shall not lay foundation stone of any project, take any big policy decision or make any promises of providing public facilities. But एक बार अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो मिनिस्टर कोई भी हम बात करें पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, हम बात करें कोई भी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले आप जो मर्जी कर लो, लेकिन इलेक्शन अनाउंस होने के बाद आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि भाई इससे तो वोट जो वोटर होंगे वो सोचेंगे कि यार हमें ये प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसको वोट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चैलेंजेस क्या होते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सो कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अनफेयर एडवांटेज। सो कैंडिडेट और पार्टी जिनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, लेकिन उनको ये तो पता होता है कि हम जीत सकते हैं, उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बट क्या है कि हो सकता है वो हार भी जाए, लेकिन उनके पास क्या होता है, अनफेयर एडवांटेज, ठीक है। उनके पास क्या होता है, एडवांटेज होता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा और जो गरीब है वो पैसा लगा नहीं सकता। सो एक पहला ये हो गया। दूसरी चीज़ ये कि in some parts of the country candidate with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to secure a ticket from major parties. So हम सबको पता है कौन सी स्टेट की बात हुई यहाँ पे, कि जो क्रिमिनल कनेक्शन है, क्या है क्रिमिनल कनेक्शन, वो क्या होते हैं, दूसरे जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनको हटा देते हैं, जैसे कि हमने पिक्चरों में देखा है कि जिसका बैकग्राउंड हम बात करें, अगर हम बोलें बॉलीवुड लैंग्वेज में तो माफिया से होता है, ठीक है। So, जिनका भी कनेक्शन इससे होता है तो क्या करते हैं, दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को हटवा देंगे, है ना, जो भी हटवा देंगे, एंड वो अकेले ही भागेंगे रेस में और जीत जाएंगे। सो ये क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए खतरा है, ठीक है। सम फैसिलिटी, तो किस स्टेट की बात हो रही थी इसमें, सो यूपी एंड बिहार आर द स्टेट्स जिसमें ये ज़्यादातर होता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। सम फैसिलिटी टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, तो टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम द फैमिली, फॉर एग्जांपल गांधी फैमिली, ठीक है। तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सारे, तो हम बात करें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो पॉलिटिकल, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ तो सिर्फ फैमिली तक रह जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसी टिकट जो होती हैं, टिकट्स क्या होती हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर मेंबर को दी जाती हैं किसी फैमिली के, ठीक है। लालू यादव की फैमिली देख लो, आप देख लो, गांधी गांधी फैमिली, मैंने नाम लिया। सो यस, कुछ
चीज़ें हैं जो ठीक होनी चाहिए। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में 3 चीज़ें हैं जो कि क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधाएं हैं, बाधा, ठीक है, बाधा हम बात करें, खतरा है, ठीक है। सो यस, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 4. सो थैंक यू for watching my video, and if you like the video, please give some big thumbs up and comment down and give me your opinions कि क्या हो सकता है और इसमें improve करने के लिए, ठीक है। So thank you for watching my video.